इन्फिनिट माना इन द एपोकलिप्स। अध्याय 1 जागृति। मैं मेज पर एक चमकती हुई किताब देख रहा था, एक कौशल पुस्तक, हालांकि वह बहुत निम्न श्रेणी की थी। फायरबॉल एक एफ श्रेणी का मंत्र जिसे केवल सबसे दुर्भाग्यपूर्ण शुरुआती ही शुरू करते हैं। लेकिन इस कौशल पुस्तक ने मेरी बची हुई विरासत का अधिकांश हिस्सा और मेरी सारी बचत ले ली। सब कुछ गड़बड़ होने से पहले मैं एक काफी चतुर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, इसलिए मैंने अपना अधिकांश पैसा खर्च करने से पहले योजना बना ली थी। सबसे खराब स्थिति में भी मेरे पास कम से कम कुछ महीनों के लिए पर्याप्त धनराशि है। सर्वोत्तम स्थिति में, जैसा कि योजना बनाई गई है, मैं इस कौशल पुस्तक का उपभोग करूंगा और जब मैं जागूंगा तो एक अर्थसभ्य प्रतिभा की आशा करूंगा। इस कौशल पुस्तक को प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन अगर आप स्वाभाविक रूप से जागृत नहीं होते तो जागृत होने का यही एकमात्र तरीका था। अमीर लोगों को, खुद को, अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को जागृत करने में कोई समस्या नहीं थी। मैं फिर से कौशल पुस्तक को देखता हूं और फिर अपना संकल्प मजबूत करके उसे उठाता हूं। उसे अपने सीने के पास लाते हुए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कुछ सेकंड बीतने के बाद मुझे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, हालांकि मेरी आंखें बंद हैं। उन्हें खोलते ही मेरे हाथों में जो किताब थी वह गायब हो गई थी और मेरी आंखों के कोने में कुछ और दिखाई दे रहा था। नूह, जीवन शक्ति 10, केंद्र शक्ति 10, कौशल फायरबॉल। नीली रोशनी से चमकते हुए ये शब्द मुझे राहत देने के बजाय उलझन में डाल रहे थे। आखिर ध्यान केंद्रित करने के लिए संख्याएं कहां थी? जारी किए गए ज्ञान से जब से 1 अरब से अधिक लोगों को मारने वाली सर्वनाशकारी घटना घटी, तब से एक नई जादुई दुनिया ने उसकी जगह ले ली। जागृत कहे जाने वाले लोग प्रकट हुए और अन्य लोग भी सीख के माध्यम से जागृत हो सकते हैं। कौशल पुस्तक जिसे मारे गए राक्षसों से गिराया जा सकता है। हाँ, राक्षस, जादुई प्राणी जो आमतौर पर कालकोठरी में रहते हैं और कभी कभी कालकोठरी टूटने पर बाहर निकल आते हैं। चूंकि 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, ये सामान्य ज्ञान बन गया है कि जो लोग जागृत हैं वे कौशल का उपयोग करने में सक्षम हैं, चाहे वे जन्मजात प्राप्त हो या कौशल पुस्तकों से अद्भुत करतब दिखाने और राक्षसों को हराने के लिए। ये जागृत प्राणी अधिक राक्षसों को मारकर और उनके द्वारा छोड़े गए जीवन कोर को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, जो 3 विशेषताओं में जुड़ जाते हैं: जीवन शक्ति, फोकस और शक्ति। तो फिर मेरा फोकस खाली क्यों है? मैं उदास न होने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जागने के बाद मेरे शरीर में कुछ बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा मजबूत हो गया हूं और सहज रूप से उस कौशल का इस्तेमाल कर सकता हूं जो मैंने अभी सीखा है। समस्या यह है कि यदि मेरे पास कोई फोकस नहीं है तो क्या मैं कौशल का उपयोग कर सकता हूं? आखिर वहां कोई संख्या क्यों नहीं है? मेरी जागृति का उत्साह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था क्योंकि मैं अपने सामने नीली स्क्रीन पर संख्याओं या उनकी कमी को समझ नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि समाचारों और उन सभी चीजों से जिन पर मैं बारीकी से ध्यान देता रहा हूं, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आता। मुझे इसे समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। जीवन शक्ति और शक्ति औसत है और फोकस जो कौशल डालने और आपके द्वारा किए जाने वाले नुकसान को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वह कला है। क्या मैं फायरबॉल भी डाल सकता हूं अगर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितना फोकस है? आमतौर पर ज्यादातर औसत जागरूक लोग अपने शरीर में ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करने से पहले 5 बार एफटी स्किल डाल सकते हैं। आपका फोकस जितना बड़ा होगा उतने ही उच्च स्तरीय स्किल आप डाल सकते हैं और उतनी ही अधिक बार आप उन्हें डाल सकते हैं। चूंकि जागृत जादूगर अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फोकस कोर की मांग जीवन शक्ति कोर और शक्ति कोर की तुलना में बहुत अधिक होती है। जागृत जादूगर अपने कौशल को लंबी दूरी से शूट कर सकते हैं और राक्षसों को जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं देते, जबकि जागृत बरसकर्स और जागृत शूरवीरों को लड़ने के लिए करीब जाना पड़ता है। मैं एक जादूगर बनने के लिए जागने की आशा कर रहा था। अब और उदास विचारों में डूबे बिना मैं आखिरी कोशिश करता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। वास्तव में उस कौशल का उपयोग करता हूं जो मैंने अभी सीखा है। फायरबॉल एक आम एफ रैंक कौशल जो कई एफ रैंक वाले जागृत लोगों के पास होता है। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट से बाहर निकलता हूं और अपार्टमेंट परिसर के पीछे एक खाली बंजर मैदान की ओर जाता हूं। आजकल किराया बहुत महंगा हो गया है क्योंकि ऐसी इमारतें जहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और जहां अचानक आपकी जान नहीं जाती, वहां किराया बहुत महंगा होता है। मुझे बंजर मैदान तक पहुंचने के लिए काफी दूर जाना पड़ा, इससे पहले कि मैं अपना पहला कौशल और संभवतः अपना आखिरी कौशल आजमा सकूं। अपने आप को उत्साहित करते हुए मैं अपने हाथ सामने उठाता हूं और पुकारता हूं, आग का गोला। मेरे सामने आग की एक छोटी सी गेंद प्रकट हुई, जिसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य और अविश्वास हुआ। सदमे के साथ साथ उत्साह भी आया। मैं अभी भी कौशल कास्ट कर सकता हूं, भले ही मेरा फोकस बार कुछ भी नहीं दिखाता है। अपने सदमे को एक तरफ रखते हुए मैं आग के गोले को आगे बढ़ने का आदेश देता हूं, इससे पहले कि वह मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर फट जाए। ये देखने के लिए कि क्या मैं कम से कम औसतन 5 फायरबॉल डाल सकता हूं, जो सामान्य एफ रैंक वाले जागृत डाल सकते हैं, मैं जारी रखता हूं। आग का गोला, आग का गोला, आग का गोला। मेरे सामने 3 और आग के गोले दागे गए और फट गए, जिससे मेरे दिल में सदमे और खुशी बढ़ गई। कम से कम मेरे पास औसत कौशल है, भले ही यह स्टेट पैनल पर दिखाई न दे। अजीब बात यह है कि मुझे अपने शरीर में कोई कम ऊर्जा महसूस नहीं हुई। खैर, मेरा फोकस शुरू में खाली था, इसलिए मुझे वास्तव में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। मैं एक बार फिर ध्यान केंद्रित करता हूं क्योंकि मैं संभवतः अपना आखिरी फायरबॉल फेंकता हूं, जब तक कि मैं फिर से फेंकने से पहले कुछ समय आराम नहीं कर लेता। आग का गोला, 5वां आग का गोला बाहर निकला और पहले वाले की तरह ही फट गया। चेहरे पर मुस्कान लिए मैंने राहत महसूस करते हुए माथे पर पसीना पोंछा। औसत होना बुरा नहीं है, कम से कम इस बात से तो मैं आज दुनिया के कई लोगों में खुद को सबसे ऊपर गिन सकता हूं। मैं अभी भी इस तथ्य पर उलझन में था कि मेरे फोकस पर कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे पास कितनी ऊर्जा है और मैं कितनी बार अपने कौशल freewebnovel.com का उपयोग कर सकता हूं। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ फिर से उठाया, ये देखने के लिए कि मैं कितनी बार फायरबॉल फेंक सकता हूं। आग का गोला, आग का गोला, आग का गोला। जितनी बार मैंने इस कौशल का प्रयोग किया और मेरे सामने अधिक आग के गोले उड़े और फटे, मैं उतना ही अधिक हैरान हुआ। आग का गोला। यह सदमा जल्द ही अविश्वास में बदल गया क्योंकि मैंने 50 से अधिक आग के गोले उड़ते और फटते हुए गिने थे।
यह है एक औसत एफ रैंक वाले की सामान्य ऊर्जा मात्रा से 10 गुना अधिक। मैं खुद को शांत करने के लिए सांस लेने की कोशिश करता हूँ 10 बार। इसका मतलब है कि मेरी ऊर्जा डी रैंक जागृत के करीब है। यह बेहद दुर्लभ था क्योंकि फायरबॉल जैसे कौशल के साथ लंबी दूरी के जागृत व्यक्ति आसानी से एफ रैंक राक्षस को नीचे गिरा सकते हैं और 3 से 4 फायरबॉल या समकक्ष कौशल ई रैंक राक्षसों का ख्याल रख सकते हैं। डी रैंक वाले जागृत व्यक्ति भी अपने कौशल के अच्छे उपयोग के साथ डी रैंक वाले राक्षसों पर काफी आसानी से विजय प्राप्त करते हैं। क्या मैं वास्तव में प्रतिभाशाली जागृति में से एक हूँ? मैं उस गर्व को दबाने की कोशिश करता हूँ जो दूसरे फायरबॉल को बुलाने से पहले बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं ऊर्जा से बाहर हूँ। इससे मैं डरा हुआ भी था और भविष्य के प्रति बेहद आशावान भी। जब मैंने लगातार इस कौशल का इस्तेमाल किया तो मुझे वास्तव में कोई ऊर्जा खत्म होती हुई महसूस नहीं हुई, न ही मुझे थकावट महसूस हुई। जब मैं 100 कास्ट तक पहुंचा तो मेरा झटका बढ़ गया। जब ये 300 पर पहुंचा तो इस अज्ञात स्थिति से मेरा सिर धड़क रहा था। जब ये 500 तक पहुंच गया तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने अपने चारों ओर देखने से पहले जोर से सांस ली। मैं बंजर मैदान में काफी अंदर था और मेरे पीछे पेड़ों की छतरी थी। चारों ओर नजर घुमाते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अपने अपार्टमेंट में वापस भागा ताकि अपने लगभग फटते हुए दिल को शांत करने की कोशिश कर सकूं। 500 बार मैंने एफ रैंक वाले कौशल का प्रयोग किया और मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हुई। आखिर क्या हो रहा था? अध्याय 2 शिकारी लाइसेंस। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आया, मैंने गहरी सांस ली और अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका विश्लेषण किया। मेरे फोकस के लिए कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी मैं अभी भी ऐसे कौशल कास्ट कर सकता था जिसके लिए फोकस की आवश्यकता होती है। 500 से अधिक बार एफ रैंक वाले कौशल को कास्ट करते समय मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हुई। हे भगवान! एक और गहरी सांस लेते हुए मैंने सोचना जारी रखा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मेरे पास असामान्य मात्रा में फोकस है जो कि अधिकांश लोगों से बेहतर है, या कुछ और? यह मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे मजबूत बी रैंक वाले जागृत व्यक्ति भी खुद को थकाए बिना कई बार कौशल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जांचना होगा कि मैं कितनी बार कौशल डालना जारी रख सकता हूँ इससे पहले कि मैं और न कर सकूं। इसका मतलब ये भी है कि मुझे उच्च रैंक वाले कौशल पर अपना हाथ आजमाना होगा जो अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। ये बात मन में आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिर्फ ये तथ्य कि मैं एफ रैंक वाले कौशल को 500 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकता हूँ आश्चर्यजनक चीजों का मतलब है। जब तक मैं दिमागी तौर पर मृत नहीं हूँ, मैं एफ और ए रैंक वाले डेंगोन को आसानी से साफ कर सकता हूँ, भले ही मैं अकेला ही क्यों न हूँ। डी रैंक वाले डेंगोन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि राक्षसों की ताकत बढ़ जाती है और मुझे उन्हें नीचे गिराने के लिए फायरबॉल के अलावा उच्च रैंक वाले कौशल की आवश्यकता होगी। लेकिन धीरे धीरे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना फोन निकालता हूं और अपने बैंक खाते में बची हुई रकम देखता हूं। $5,867। कुछ महीनों के लिए किराए और भोजन के लिए पर्याप्त पैसे और मेरी बचत का शेष हिस्सा। मैंने खुद को $20,000 में एफ रैंक वाली कौशल पुस्तक फायरबॉल खरीदने के लिए राजी किया। इसके बाद मेरी विरासत का अधिकांश पैसा अब खत्म हो चुका था। 1 साल पहले जब सर्वनाश शुरू हुआ, मेरे माता पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे कि वे बच सके। मैं अपने पुराने घर के तहखाने में सो रहा था और राक्षसों के हमले से बच गया था, जिनका कुछ दिनों बाद सरकार और नए जागे हुए लोगों ने ख्याल रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को और अधिक जानकारी दी गई। राक्षस प्रकट हुए थे, उनमें से अधिकांश कालकोठरी में एकत्र हुए थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो वे बढ़ जाते और कालकोठरी टूट जाती। इससे राक्षस कालकोठरी छोड़कर वहां मौजूद हर चीज पर अंधाधुंध हमला करने लगते। लेकिन डरो मत, जागृत लोग यहाँ हैं, शक्तिशाली कौशल और महान शक्ति का उपयोग करके हर किसी की रक्षा करने में सक्षम। और अब मैं भी उन लोगों में से एक था। व्यवसाय का पहला क्रम, एक जागृत लाइसेंस प्राप्त करें जो मुझे कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति देगा। लाइसेंस के बिना आप उस सुरक्षा को बाईपास नहीं कर सकते जो जागृत लोगों को कालकोठरी साफ करने की अनुमति देता है। आप आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपको बस जांच करानी होती है और कौशल दिखाना होता है। मैं जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और शहर की ओर दौड़ पड़ा। राक्षसों और नायकों के आगमन के साथ बहुत सी आबादी कुछ संरक्षित शहरों में सिमट गई। लगभग सभी चीजें एक दूसरे के करीब थी, इसलिए अवेकन सेंटर बहुत दूर नहीं था। कुछ ही मिनटों में मैं वहां पहुंच गया। रास्ते में मैंने उदास चेहरों वाले आम लोगों और कभी कभी जागते हुए लोगों को भागते हुए देखा। जागृत केंद्र जीवन से गुंजायमान था क्योंकि दुकानों पर आने वाले लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती थी और वे और भी अधिक सावधानी से अधिकारियों को राक्षस कोर बेच रहे थे। कई लोगों ने पहले कोर का सेवन करके खुद को मजबूत बनाने का विकल्प चुना, लेकिन कई लोगों ने उन्हें सरकार और अन्य बाजारों में भी बेच दिया क्योंकि वे उच्च कीमतों पर थे। वाइटलिटी कोर और स्ट्रेंथ कोर की कीमत लगभग $1,000 थी, जबकि फोकस कोर की कीमत उनकी मांग के कारण लगभग 2 गुनी थी। मैंने अपनी नजर केंद्र के दूसरे हिस्से पर डाली जहां एफ से लेकर सी तक की कौशल पुस्तकों की बिक्री हो रही थी। सी रैंक वाली कौशल पुस्तक प्राप्त करना कई लोगों के लिए एक सपना था क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ थी और $5 लाख से भी अधिक में बिकती थी। जिन कौशल पुस्तकों को मैं बहुत चाहता था, उन्हें देखते हुए मैंने अपना सिर हिलाया और पंजीकरण हॉल की ओर बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा बहुत स्वागत किया। उसने मेरा नाम, जन्मतिथि, पता और बैंक खाते की जानकारी पूछी। जैसे ही उसने सब कुछ तैयार कर लिया, मुझे एक निश्चित दरवाजे की ओर जाने को कहा गया जहां मेरी क्षमता देखी जाएगी। मोटे शीशे के पीछे 3 लोग खड़े थे और परीक्षण डमी के साथ एक खुला क्षेत्र था। निर्देश सुनने के बाद मैं डमी से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया और लगातार 8 बार फायरबॉल फेंका, ये सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा लगे कि मैं आखिरी कुछ को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। वाह! न्यायाधीश 1, एक शीर्ष एफ रैंक हुआ। न्यायाधीश 2। मोटे शीशे के पीछे बैठे पर्यवेक्षकों को कुछ आश्चर्य हुआ। सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हो गया और मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया। यह एक सुनहरा कार्ड था जो क्रेडिट कार्ड जैसा था, जिस पर मेरा नाम, उम्र और रैंक लिखा था।
पर्यवेक्षकों को आश्चर्य इस तथ्य के कारण हुआ कि उच्च रैंक वाले जागृत व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं। इस शहर में केवल एक भी रैंक वाला जागृत व्यक्ति है जो सार्वजनिक रूप से जाना जाता है। वहां सी रैंक के कुछ दर्जन लोग जागृत थे, कुछ 100 डी रैंक के और हजारों ई और एफ रैंक के। ज्यादातर शिकारी एफ रैंक के थे, इसलिए शुरुआती बिंदु पर इस रैंक के शिखर पर होना अपने आप में एक अच्छी बात थी। कोई व्यक्ति कोर को अवशोषित करके धीरे धीरे अपना पद बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक आप सेना में नहीं हैं, जहां सरकार द्वारा उन्हें आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है, या किसी अमीर घराने में है जो उन्हें बड़े पैमाने पर खरीद सकता है, तो आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब मैं जागृत केंद्र से बाहर निकला और अपना लाइसेंस प्राप्त किया तो मेरी आंखों के कोने पर लगे पैनल में कुछ मामूली परिवर्तन हुए। नूह व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 10, केंद्र शक्ति 10, कौशल फायरबॉल 8। एक नया व्यवसाय सामने आया था जिसने मुझे एक आधिकारिक जागृत शिकारी के रूप में चिन्हित किया और ओह, मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन फायरबॉल कौशल की प्रवीणता जल्दी से 8 तक बढ़ गई थी। यह एक बहुत तेज प्रक्रिया थी जब लोगों को अपने कौशल के साथ अपनी प्रवीणता बढ़ाने में सप्ताह लगते थे। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है क्योंकि मैं 500 से अधिक बार कौशल का उपयोग करने में सक्षम था और अधिकांश लोगों को उस संख्या तक पहुंचने के लिए कई हफ्तों तक अपने कौशल का उपयोग करना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद मेरी अगली कार्रवाई इस शहर में निकटतम शुरुआती कालकोठरी थी, एप्स पैराडाइस। 10 मंजिलों वाले इस तहखाने में हर मंजिल पर 10-20 राक्षस रहते थे। आखिरी मंजिल पर 3 मीटर आकार का एक विशाल काला बंदर रहता था। इस कालकोठरी को नियमित रूप से एफ और ए रैंक के शिकारियों के दलों द्वारा साफ किया जाता था, जो बिना किसी हताहत के डर के राक्षसों और बॉस से लड़ सकते थे अगर हर कोई अपना काम कर रहा हो। 2 शूरवीरों से युक्त दल जो अपना ध्यान जीवन शक्ति पर केंद्रित करते हैं, 2 बस्कर्स जिनका ध्यान शक्ति पर केंद्रित होता है, और 2 जादूगर जिनका ध्यान फोकस पर केंद्रित होता है, इस कालकोठरी के लिए सबसे आम थे। शूरवीर आने वाले राक्षसों को दूर भगाने के लिए टैंकों की तरह काम करते हैं। बरसेकर अपनी उच्च शक्ति का उपयोग उन जादूगरों पर हमला करने और उनकी रक्षा करने के लिए करते हैं जो साइट पर सब कुछ मारने के लिए गोलाबारी का खामियाजा भुगतते हैं। कालकोठरी से उपकरण बहुत दुर्लभ थे, इसलिए अधिकांश लोगों को अपने पहले उपकरण के रूप में नए डिजाइन किए गए माचे या धातु के पाइप और लोहे की ढाल से काम चलाना पड़ता था। केवल कालकोठरी के मालिक के पास कौशल पुस्तक और आइटम गिराने का मौका था। कालकोठरी से गिराई गई कोई भी वस्तु अत्यधिक मांग में थी और उनकी कीमतें कौशल पुस्तक से बहुत अलग नहीं थी। आज मेरा लक्ष्य एप्स पैराडाइस में प्रवेश करना था, और वह भी अकेले। इस पागल विचार से मेरा दिल धड़क रहा था। जब यह विचार मेरे दिमाग में आ रहा था तो मुझे खुद से कई बार पूछना पड़ा कि क्या मैं पागल हो गया हूं। लेकिन यह इतना खतरनाक नहीं होगा, यह देखते हुए कि मैं बिना किसी थकान के अपने कौशल को इतनी बार कैसे डाल सकता हूं। मेरे फोकस की रैंक, भले ही मैं इसे किसी कारण से नहीं देख सकता, अगर ए नहीं तो बी के करीब होनी चाहिए। और कोई भी रैंक बी शिकारी आसानी से रैंक एफ और ई कालकोठरी को साफ कर सकता है, हालांकि वे इसकी परवाह नहीं करते हैं और अपना ध्यान उच्च रैंक वाली कालकोठरी पर केंद्रित करते हैं। अब मैं इस कालकोठरी में प्रवेश करने और इसे साफ करने वाला एकमात्र एफ रैंक वाला शिकारी था। संभावित पुरस्कारों से मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। आमतौर पर पुरस्कार पार्टी के कई सदस्यों के बीच विभाजित किए जाते हैं, लेकिन मैं सभी कोर और संभावित कौशल पुस्तक और आइटम को रखूंगा जो गिरते हैं। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल उत्साहित हो गया। मैंने अपना संकल्प दृढ़ किया और एप्स पैराडाइस की ओर बढ़ चला। अध्याय 3 वानर का स्वर्ग। एक विशाल अखंड संरचना ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा थी और दीवारों पर भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। हालांकि यह केवल एफ श्रेणी का कालकोठरी था, लेकिन इसमें प्रतिदिन लाखों डॉलर का राजस्व आता था क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसमें प्रवेश करते थे, राक्षसों को मारते थे और अंदर प्राप्त संसाधनों को बेचते थे। इस मोनोलिथ का रंग नीला था, जो दर्शाता था कि यह एक सामान्य कालकोठरी थी जिसमें कालकोठरी टूटने का बहुत कम खतरा था। यदि रंग नारंगी और फिर लाल हो जाता था तो इसका मतलब था कि कालकोठरी टूटने वाली थी। नियमित रूप से कालकोठरी को साफ करने से इसका रंग नीला बना रहा, जिससे यह एक खजाने में बदल गया और सक्षम लोग इसकी खेती करने लगे। आपको हमेशा ही ऐसे शिकारियों से नुकसान होता था जो या तो बहुत घमंडी होते थे, बुरे टीम के साथी होते थे, या फिर बिल्कुल बदकिस्मत होते थे। अब मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि मैं खुद को बहुत ज्यादा अहंकारी की श्रेणी में न रखूं। अपनी बुद्धि को इकट्ठा करते हुए मैं बाड़े के धातु के प्रवेश द्वार पर गार्ड को अपना शिकारी पहचान पत्र दिखाता हूं और फिर अंदर चला जाता हूं। दीवारों के अंदर कुछ शिकारी दल अपने उपकरण व्यवस्थित कर रहे थे या बस बातें कर रहे थे। कुछ लोग या तो पार्टी बनाने या दूसरों को अपनी पार्टी में आमंत्रित करने के लिए इधर उधर खड़े थे। नीले मोनोलिथ के केंद्र में एक चौकोर दरवाजे जैसी संरचना थी। इस दरवाजे जैसी संरचना से ही आप कालकोठरी में प्रवेश करते थे। समूह में शामिल लोगों को कुछ सेकंड के अंतर से, लेकिन 1 मिनट के अंदर दरवाजे को छूना होगा ताकि उन्हें एक साथ कालकोठरी की पहली मंजिल पर स्थानांतरित किया जा सके। मेरे सामने पहले से ही एक दल तहखाने में जाने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने अपने आसपास के अन्य शिकारियों के बारे में अपनी जिज्ञासा पर काबू पाया और अंदर जा रहे दल से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में कुछ शिकारियों ने देखा कि एक अकेला आदमी अकेले इंतजार कर रहा था। ओए, क्या वह बच्चा अकेले अंदर जाने की सोच रहा है? हंटर ए भाई, एक और व्यक्ति जो मृत्यु की इच्छा रखता है, हंटर बी। बस उसे अनदेखा करो, कौन जानता है, शायद वह उन विलक्षण लोगों में से एक है जो अकेले ही एफ रैंक रिंगोन को पार कर सकता है। हाँ, हंटर सी। अपने आसपास की हंसी को अनदेखा करते हुए मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता हूं क्योंकि मेरे सामने की पूरी पार्टी एक झटके में गायब हो गई और आगे बढ़ने और चौकोर दरवाजे पर अपना हाथ रखने से पहले आवश्यक मिनट तक इंतजार करता हूं। एक पल में मैं एक बड़ी गुफा में पहुंच गया जहां मैंने 2 1 मीटर लंबे काले वानरों का ध्यान आकर्षित किया था। मैंने अपने आप को पूर्णतः एकाग्र किया और अपने पहले कालकोठरी शिकार को शुरू करने से पहले वानरों और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। आग का गोला, एक आग का गोला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा तेजी से दोनों वानरों की ओर उड़े। जब आग का गोला उनके चेहरे पर फटा तो वे पहले से ही अशक्त थे और मरते समय चीख रहे थे। उसके बाद वे बच नहीं पाए और एक दूसरा आग का गोला उसी स्थान पर आकर गिरा जिससे वे जल्दी ही खत्म हो गए।
मैंने जोर से सांस ली क्योंकि मुझे लगा कि मेरे शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह हो रहा है। 2 F रैंक के राक्षस जिन्हें मैंने आसानी से संभाल लिया। हाँ, यह एक ऐसा एहसास था जिसकी मैं आदत डाल सकती थी। आमतौर पर F रैंक के शिकारी अपने कौशल का संयम से इस्तेमाल करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सभी कौशल या तो बॉस पर या आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किए जाएं। मुझे ऐसी कोई शंका नहीं थी। मैं उस जगह गया जहां बंदर गिरे थे और एक चमकता हुआ स्ट्रेंथ कोर पकड़ा जो नीचे गिरा था। यह आकार में छोटा था, कबूतर के अंडे से भी छोटा, और फिर भी वे बाजार में $1000 में बिक गए। मैंने कोर को अपने बैग में रखा और अंदर की ओर बढ़ा। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा क्योंकि 3 बंदर अपने साथियों की मौत की चीखें सुनकर चीखते हुए तेजी से मेरी ओर भाग रहे थे। एक विचार के साथ आग का गोला एक के बाद एक फेंका गया, प्रत्येक अपने लक्ष्य को नहीं चूक रहा था जो आगे बढ़ रहा था। इन तीनों में से एक और स्ट्रेंथ कोर गिरा। हर बार राक्षस के मरने पर कोर गिरने की गारंटी नहीं थी और 5 राक्षसों में से 2 प्राप्त करना पहले से ही काफी औसत था। नए प्राप्त किए गए कोर को बैग में रखते हुए मैं गुफा के रास्ते पर भागा जहां मेरी मुलाकात 5 अन्य वानरों से हुई जिन्हें मैंने तुरंत जला दिया। मुझे खुद को शांत करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत आसानी से और जल्दी से राक्षसों को मार गिराया और कोर को इकट्ठा किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा और मुझे खुद को कई बार चुटकी बजानी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक सपना नहीं था। स्वयं को शांत रखने के लिए मैंने शीघ्रता से पहली मंजिल पार की और घुमावदार सीढ़ियां उतरकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। बंदर 3-5 के समूह में आए और जब मैं उनके करीब पहुंचा तो वे मेरी ओर दौड़ पड़े। मैंने उन्हें अपने से 4 मीटर से ज्यादा पास नहीं आने दिया और जैसे ही वे मेरी नजर में आए मैंने उन पर आग के गोले बरसाए। और ठीक इसी तरह F रैंक वाले डेंगोन एप्स पैराडाइज में एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। एक पल भी आराम किए बिना F रैंक वाले शिकारी ने दूसरी मंजिल, तीसरी और 5वीं और 9वीं मंजिल के अंत तक आसानी से रास्ता पार कर लिया। वाह! बॉस रूम के सामने विजयी स्वर में चिल्लाते हुए मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ संभव होगा। बिना किसी समस्या के मैंने प्रभावी रूप से वानरों के समूहों को नीचे गिरा दिया, कई कोर एकत्र किए और अकेले ही बॉस रूम में पहुंच गया। मैंने अपनी भावनाओं को काबू में किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी और आगे बॉस के कमरे में चला गया। अंतिम कमरे वाली गोलाकार गुफा में एक विशाल वानर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। गर्जन, चीख से गुफा हल्के से हिलती है। मेरी मुस्कान मेरे चेहरे से नहीं हटती क्योंकि 5 आग के गोले उस बंदर की ओर उड़ते हैं जो अब मेरी ओर बढ़ रहा है। पहला उसके सीने पर लगा जिससे वह अपनी राह पर ही रुक गया। दूसरा और तीसरा उसके कंधों पर टूट पड़ा जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। चौथा और 5वां उसके सिर के दोनों ओर फट गया जिससे वह प्रभावी रूप से खत्म हो गया। जैसे ही बंदर नीचे गिरा, आखिरी मंजिल में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और बीच में एक हरा क्रिस्टल उभरा। इस क्रिस्टल को छूने से आप कमरे से बाहर निकल सकेंगे और कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास एक यादृच्छिक स्थान पर दिखाई देंगे। मैं धीरे धीरे अपने पहले पूर्ण किए गए कालकोठरी शिकार का आनंद ले रहा हूं, वह भी एकल। फिर मैं अब मृत बंदर की ओर जाता हूं ताकि कोई संभावित गिरावट देख सकूं। इसके बगल में कुछ F रैंक कोर मौजूद है, साथ में एक कौशल पुस्तक भी है। मैंने कोर को पकड़ा और उन्हें बैग के अंदर रख दिया, फिर स्किल बुक को निकाला। माइनर हील अब मेरे हाथों में था जिससे मुझे काफी झटका लगा। यह F रैंक स्किल बुक में सबसे दुर्लभ नहीं थी, लेकिन ये सबसे महंगी में से एक थी क्योंकि यह आसानी से किसी भी कट और छोटी चोटों का ख्याल रखती थी। मैंने भी कौशल को बैग के अंदर रख दिया और बैठ गया और अपने सामने हरे क्रिस्टल को घूरते हुए सोचने लगा। मेरे सामने समस्या यह है कि अब से मुझे खुद को कैसे संभालना चाहिए। F रैंक के एक नए जागृत शिकारी द्वारा F रैंक वाले डेंगोन को 30 मिनट से कम समय में साफ करना अविश्वसनीय था। ऐसा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो B रैंक या उससे ऊपर का हो। मैंने लाइसेंसिंग परीक्षा देते समय ये सुनिश्चित किया कि मैं जो कर सकता हूं उसका बहुत ज्यादा प्रदर्शन न करूं क्योंकि वर्तमान में मेरे पास सिर्फ यही है कि मेरे पास कौशल दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूं, न ही मेरे पास B या उससे ऊपर के रैंक वाले व्यक्ति जितनी शक्ति है। यहां तक कि रैंक D या C भी आसानी से मेरे पीछे छिपकर मुझे हरा सकता है, बशर्ते कि वे मुझसे तेज हो। इसलिए मेरी योजना तब तक शांत रहने की थी जब तक कि मैं और अधिक कौशल नहीं खरीद सकता, अधिमानतः उच्च रैंकिंग वाले जो मेरे बड़े ऊर्जा भंडार से मेल खाते हो। और इसके लिए पैसे की आवश्यकता थी। हालांकि मेरे दिमाग में एक और योजना बन रही थी। एप्स पैराडाइज को सिर्फ एक बार साफ करने से हुए फायदों को देखते हुए मुझे कुल 1 F रैंक स्किल बुक और 40 जोड़ कोर मिले थे जो मैंने 9 मंजिल से पहले मारे गए 160 से ज्यादा वानरों से मिले थे। केवल इसी बात ने मुझे कुछ त्वरित योजनाएं बनाने का साहस दिया। सिर्फ एक डेंगोन रन से ही मैं 30 मिनट से भी कम समय में $60,000 से ज्यादा कमा सकता हूँ। सिर्फ इस बात ने ही मुझे बहुत बड़ा झटका दिया। सामान्य दलों को लूट का माल बांटना पड़ता था तथा उन्हें राक्षसों से नजदीकी लड़ाई में 2 घंटे से अधिक समय लग जाता था जिससे वे थक जाते थे तथा प्रत्येक कालकोठरी दौड़ के बाद कई दलों को कुछ घंटों तक आराम करना पड़ता था। ज्यादातर लोग दिन में 1 या 2 बार कालकोठरी में जाते थे। हर व्यक्ति लगभग $10,000 कमाता है, इसलिए शिकारी का जीवन बहुत ही शानदार माना जा सकता है। इसलिए यह मानते हुए कि बॉस या तो कोई कौशल पुस्तक या संभवतः कोई वस्तु गिराता है, मैं प्रत्येक रन पर लगभग $60,000 कमा सकता हूँ। इससे मेरे दिमाग में कई विचार घूमने लगे। विज्ञापन, मैंने पहले ही कई महीने शिकारियों का अवलोकन करने और उनके बारे में जनता के लिए उपलब्ध हर जानकारी पर शोध करने में बिताए हैं। मैंने उन सभी ज्ञात कौशल पुस्तकों और वस्तुओं के बारे में और भी अधिक शोध किया है जिन्हें बॉस कमरों से गिराया जा सकता है। मेरे जैसे बड़े ऊर्जा भंडार वाले व्यक्ति के लिए मेरे दिमाग में पहले से ही कुछ किताबें हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। बेशक मुझे ये भी जांचना होगा कि मेरे पास वास्तव में कितना फोकस है। मेरे दिमाग में एक अजीब विचार आता रहता है जिसे मैं मन में नहीं लाना चाहता क्योंकि यह बहुत भव्य है। संभावना यह है कि क्योंकि मेरा फोकस खाली दिखाई देता है और मैं बिना थकावट की भावना के बार बार कौशल डालना जारी रख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं जितनी चाहूं उतनी बार कौशल डालना जारी रख सकता हूं। बूम! ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कुछ विस्फोट हो गया हो क्योंकि यह विचार मेरे दिमाग में आया और मेरे दिमाग ने इसे और भी ज्यादा मनोरंजक बना दिया।
मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था कि यह भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन क्यों नहीं, मैंने अब तक जो देखा है उसके अनुसार मेरे फोकस विशेषता का कोई मूल्य नहीं है। क्या ये सोचना अधिक तर्कसंगत है कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे मैं किसी तरह नहीं देख सकता, या ये कि क्योंकि यह रिक्त है और मैं अभी भी कौशल डाल सकता हूं, मैं बिना किसी समस्या के कौशल डालना जारी रख सकता हूं। मैंने एक नई योजना के साथ समझौता करने से पहले अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। ये कुछ हद तक जोखिम भरा था, लेकिन ये तेज होगा और भविष्य में किसी भी संभावित समस्या को कम करेगा, चाहे वह राक्षसों या शिकारियों से हो। सर्वनाश के बाद की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी वही थी। अब और भी ज्यादा खतरों और मौतों से भरी हुई। एक शिकारी को राक्षसों द्वारा आसानी से मारा जा सकता था, दूसरे शिकारियों द्वारा लूटा जा सकता था, या सरकार द्वारा मारा जा सकता था अगर वे लाइन में नहीं आते। ऊपर उठते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे अत्यधिक रक्षात्मक और आक्रामक कौशल की आवश्यकता होगी, साथ ही गति सहायक कौशल की भी। सी रैंक या उससे ऊपर की कोई चीज अत्यधिक प्रभावी होगी, और फिर भी सबसे सस्ती सी रैंक कौशल $5 लाख से शुरू होती है। तो मैं ये कैसे करूं? अध्याय 4 क्या वह नौसिखिया है? या मेरे दिमाग में एक विचार मजबूती से बना और जड़ पकड़ गया। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत बड़ा हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए भले ही मुझे चक्करदार रास्ता अपनाना पड़े, फिर भी मैं आज भी कालकोठरी में गोता लगा सकता हूं। योजना ये थी कि एप्स पैराडाइज छोड़ने के बाद दूसरे कालकोठरी में जाऊंगा। जितना मैं फिर से कालकोठरी में प्रवेश करना चाहता था, मुझे पता था कि जैसे ही मैं फिर से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ूंगा, मुझे आसानी से पहचाना जाएगा। freewebnovel.com। मैं बार बार इतनी तेज गति से कालकोठरी में गोता नहीं लगाऊंगा जब तक कि मुझे खुद को ज्यादातर खतरों से बचाने में सक्षम होने का कुछ हद तक भरोसा न हो जाए। अभी के लिए लक्ष्य है रैंक बी के करीब या उसके बराबर की शक्ति। इस शहर में एक बी रैंक का शिकारी था और वह एक प्रसिद्ध हस्ती था। उसने जो ताकत दिखाई उससे कई लोग डर जाते थे, क्योंकि बी रैंक के किसी व्यक्ति के खिलाफ गोलियां और स्नाइपर भी बेअसर थे। मैं जिस शहर में हूं, आउटर बैंक एक्स, वह केवल एक छोटा सा शहर था जिसमें कुछ कालकोठरियां थी, उच्चतम रैंक सी थी। अन्य शहर जो आगे अंतर्देशीय हैं, उनमें और भी अधिक शक्तिशाली शिकारी हैं जिनके पास और भी अधिक उच्च स्तर की कालकोठरियां हैं। मेरा अगला पड़ाव रैंक की कालकोठरी फ्रोजन वेस्टलैंड पर होगा, जहां कई शिकारी अक्सर नहीं जाते थे। अत्यधिक ठंडी विशेषताओं के साथ इस कालकोठरी में 20 मंजिलें हैं, जहां ठंडे गुणों वाले विभिन्न जानवर दिखाई देते हैं। फायरबॉल की मेरी निरंतर कास्टिंग के साथ इसे साफ करना और भी आसान होना चाहिए। हालांकि फ्रोजन वेस्टलैंड की ओर जाने से पहले मैं ये जांचना जारी रखना चाहता हूं कि मैं इस समय अपने एकमात्र कौशल फायरबॉल को कितनी बार और डाल सकता हूं। पिछले 500 बार से मैंने इस कालकोठरी को साफ करते समय इसे 200 जोड़ बार डाला है। अपने विचारों को समेटते हुए मैं हरे क्रिस्टल से कुछ दूरी पर चला गया और अपना प्रयोग शुरू किया कि क्या मैं अंतहीन कौशल डाल सकता हूं, या क्या मेरे पास बस असामान्य मात्रा में फोकस है जिसे मैं नहीं देख सकता। इस प्रकार एप्स पैराडाइज की आखिरी मंजिल पर एक अजीब दृश्य सामने आया, जिसमें एक आदमी अकेले ही लगातार आग के गोले फेंक रहा था। वे उससे कुछ मीटर की दूरी पर फटे और उसके तुरंत बाद और भी फटे। 20 मिनट बीत गए। मैं अभी भी बिना रुके फायर बॉल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे मेरा दिल उस पागल विचार की ओर झुक रहा था। पिछले 20 मिनट में लगभग 1000 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। चलिए कुछ और जारी रखते हैं। 40 मिनट बाद मैं उत्साह से बाहर निकल चुका था, डर से उबर चुका था, पूरी तरह से हास्यास्पद विचार से उबर चुका था, और इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर चुका था। यह मेरे सबसे अजीब सपनों से परे की बात थी, और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। पिछले 1 घंटे में मैंने एफ रैंक स्किल फायरबॉल को 3000 से ज्यादा बार कास्ट किया था। रैंक ए का कोई व्यक्ति या सबसे ज्यादा रैंकिंग वाला हंटर स्टील मिखाइल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इससे मैं डर गया, और साथ ही मुझे एक अजीब सी उम्मीद भी हुई कि मैं किसी दिन उनसे दूर नहीं खड़ा हो पाऊंगा। समय के साथ साथ आग के गोले धीरे धीरे सघन होते गए, और उनके विस्फोट अधिक स्पष्ट होने के साथ साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। अंतिम 10 मिनट में आमतौर पर हर सेकंड एक आग का गोला फेंकने के बजाय हर सेकंड 2 गोले निकले। जैसे जैसे मैं उन्हें डालता गया, वे छोटे, तेज और ज्यादा विस्फोटक होते गए। यह मेरी दक्षता का एक बेवकूफाना पागल दर से बढ़ना होना चाहिए, क्योंकि मैं कितनी बार कौशल डाल रहा हूं। मेरा वर्तमान पैनल इस तरह दिखता था। नूह व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 10, केंद्र शक्ति 10, कौशल एस फायरबॉल -59। कौशल फायरबॉल के लिए प्रवीणता आश्चर्यजनक रूप से 59 तक बढ़ गई थी, जो मेरे दिमाग में घूमने के लिए एक अजीब आंकड़ा था। जहां तक मुझे पता था, ऐसे बहुत कम लोग थे जिनकी प्रवीणता 30 से अधिक थी, क्योंकि शिकारी लगातार खुद को बेहतर बनाते थे और समय बीतने के साथ उच्च रैंकिंग कौशल प्राप्त करते थे। फायरबॉल को अपने पहले कौशल के रूप में इस्तेमाल करने वाला एक एफ रैंक हंटर जैसे ही उसे खरीदने के लिए धन प्राप्त होता है, वही रैंकिंग कौशल का उपयोग करने लगता है। किसी ने भी लंबे समय तक सबसे कम रैंकिंग वाले कौशल का उपयोग करते हुए इतना समय नहीं बिताया। उच्च दक्षता को देखते हुए इसने मुझे उत्साहित कर दिया कि अगर मैं इसे और भी आगे बढ़ाता रहूं तो क्या होगा। फायरबॉल कौशल की शक्ति वर्तमान में क्षति और गति में अगले रैंक के किसी भी अन्य कौशल को पार कर जानी चाहिए। यह अपनी आक्रामक क्षमता में रैंक डी के करीब होने की संभावना है। मैं अंतहीन कास्टिंग के अपने परीक्षण को जारी रखने के लिए उत्सुक था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और अपनी कार्यसूची की योजनाओं पर आगे बढ़ गया। मैं कमरे के बीच में अभी भी चमकते हरे क्रिस्टल की ओर बढ़ा और उस पर अपना हाथ रखा, जिसने मुझे तुरंत मोनोलिथ के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। मैं प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। कुछ लोग आश्चर्यचकित भाव से मेरी ओर देख रहे थे। क्या उनकी पूरी टीम ने सफाया कर दिया, या हमारे पास कोई रैंकर है? हंटर एफ, हाँ, एक रैंकर। क्या आपने कभी उन्हें इस तरह के कपड़े पहने और एक पतले बैग के साथ देखा है? माफी चाहता हूं बच्चे, मुझे उम्मीद है कि वे आपके सबसे करीबी दोस्त नहीं थे। हंटर जी, कुछ लोगों ने असामान्यताओं को तब देखा जब किसी ने कालकोठरी को पूरा किया और उसे अकेले बाहर ले जाया गया। मेरी वर्तमान पोशाक वास्तव में रैंक सी या उससे ऊपर के किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाती थी, जैसा कि कई लोगों ने तुरंत नोटिस किया। जब मैं कालकोठरी में गया था तो 1.5 घंटे पहले वहां मौजूद अधिकांश लोग या तो जा चुके थे या ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि कालकोठरी के आसपास का परिसर काफी बड़ा था।
मैंने हंटर्स की दया भरी निगाहों को अनदेखा कर दिया, जिन्हें लगा कि मेरी टीम के बाकी लोग चले गए हैं, और मैं गेट की ओर बढ़ गया। मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैं दूसरों की निगाहों को अनदेखा करने की आदत से और भी अधिक अभ्यस्त होता गया। गेट के बाहर कुछ स्टॉल थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं दूसरे सेक्शन की ओर गया जहां कुछ गाड़ियां कतार में खड़ी थी और मैंने हंटर राइड सिस्टम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। कई लोग शिकारियों को कालकोठरी से जागृत केंद्र या उनके आवास तक ले जाकर अपना जीवन यापन करते थे। यह एक बहुत ही खतरनाक काम था क्योंकि आपके पास हमेशा एक अस्थिर ग्राहक हो सकता है, लेकिन इस बार वे सुपरपावर वाले लोग थे जो या तो आपको उड़ा सकते थे या अपने हाथों के एक मोड़ से आपकी गर्दन तोड़ सकते थे। एक आदमी जल्दी से मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और पूछा कि क्या मुझे सवारी की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से मेरे सामने खड़ी डॉज चार्जर पर चढ़ गया, जो हमारी मंजिल थी, फ्रोजन वेस्टलैंड। अगले कालकोठरी की ओर 25 मिनट की यात्रा में मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचता रहा जो मैंने छोड़ दी थी और अगले कुछ दिनों के लिए अपनी योजनाओं पर विचार करता रहा। समय तेजी से बीत गया और हम एक और विशाल मोनोलिथ के पास पहुंच गए। इस पर नारंगी रंग का हल्का सा रंग था। बहुत से शिकारियों को इस तहखाने को साफ करना पसंद नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी, जिसके कारण सरकार द्वारा नियमित रूप से सफाई अनिवार्य कर दी गई थी। मैं इस कालकोठरी में अपना समय बिताऊंगा क्योंकि यहाँ काफी कम शिकारी थे और यहाँ तक कि एक बार भी भागने से मुझे संभवतः एप्स पैराडाइज में कमाए गए धन से दुगने से अधिक धन मिल जाएगा। विज्ञापन। मैंने ऊंचा किराया चुकाया और कार से बाहर निकल आया। दरवाजे पर खड़े गार्डों को अपना शिकारी लाइसेंस दिखाया, जिन्होंने मुझे दूसरी बार देखने और अपना सिर हिलाने के बाद मेरी परवाह नहीं की। अरे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ एक आत्मघाती मिशन पर निकला शिकारी नहीं हूँ, ठीक है? मैं इस कालकोठरी के घेरे के चारों ओर देखता हूँ और प्रवेश द्वार की ओर जाता हूँ। वहां प्रवेश करने के लिए कोई टीम भी तैयार नहीं थी। कुछ शिकारी कुछ स्टॉल और दुकानों पर भोजन और उपकरण बेच रहे थे। मुझे कुछ भी रोक नहीं सका क्योंकि मैं जल्दी से प्रवेश द्वार पर गया और अपना हाथ चौकोर दरवाजों में से एक पर रखा, जिसने मुझे जल्दी से रैंक की कालकोठरी की पहली मंजिल पर पहुंचा दिया, जमे हुए बंजर भूमि। मैं जल्दी ही ठंड से घिर गया, जिसके कारण कई शिकारी भाग गए और मैंने जल्दी से 2 आग के गोले फेंके जो इस बार मुझसे दूर नहीं उड़े बल्कि मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ऐसा करने के लिए आमतौर पर शिकारियों को लगातार अधिक ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझसे महसूस नहीं किया जा सका। जैसे ही मैंने आग के गोलों को मुझसे कुछ फीट दूर चक्कर लगाने को कहा, ठंड काफी हद तक कम हो गई और वह पहले जैसी स्थिति में नहीं रही। हालांकि मुझे कोई विराम नहीं देना था क्योंकि मैंने जल्द ही जानवरों की गुर्राहट सुनी जो जल्दी ही खुद को प्रकट कर रहे थे। स्पष्ट सफेद भेड़िए मेरी ओर दौड़ रहे थे। उनके चमकदार सफेद दांत सफेद बंजर भूमि में खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। हालांकि मेरे अंदर डर का जरा भी भाव नहीं था क्योंकि मैं आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। संघनित आग के गोले तेजी से मेरी तरफ से निकल रहे थे, भेड़ियों के शरीर पर फट रहे थे और मांस के ढेर को उड़ा रहे थे। समूह ने आग के गोलों की पहली बौछार में ही जल्दी से अपना काम पूरा कर लिया और मेरे लिए बस इतना ही बचा था कि मैं गिरे हुए कोर को उठा लूं। मैं अपने सामने धुंध भरे ठंडे रास्ते की ओर देख रहा था क्योंकि मैं इस 20 मंजिली कालकोठरी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जो मेरी यात्रा की शुरुआत होगी। अध्याय 5। एक विशाल ध्रुवीय भालू को गिराने के लिए कितने आग के गोले चाहिए। जमे हुए बंजर भूमि की पहली 5 मंजिलों में सफेद भेड़ियों के झुंड दिखाई दिए। हमेशा नुकसान पहुंचाने वाले आग के गोलों की तेज गति के साथ उन्हें जल्दी से नीचे गिरा दिया गया। दिखाई देने वाले दुश्मनों की ओर कौशल डालने के अलावा मैंने उनमें से कुछ को अपने चारों ओर घुमाया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने कौशल को और भी अधिक बेतरतीब ढंग से डाला, भले ही मेरे आसपास कोई दुश्मन न हो। मैं फायरबॉल की दक्षता को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना चाहता था। मैं केवल कल्पना कर सकता था कि इन राक्षसों को कैसा महसूस होता होगा क्योंकि वे एक विस्फोट की आवाज सुनते होंगे जो उन्हें मेरी ओर खींचती होगी, इससे पहले कि वे एक भयानक भाग्य का सामना करें। इन सभी राक्षसों को मारने से मुझ पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे केवल राक्षस थे। अगर मैंने उन्हें मौका दिया तो वे मेरा सिर काटने में एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाएंगे। सर्वनाश के शुरुआती चरण में सभी नरसंहारों के लिए राक्षसों के प्रति सभी की नफरत का उल्लेख नहीं करना चाहिए। पहली 5 मंजिलें जल्दी से साफ हो गईं और छठी मंजिल से लोमड़ियों के समान आकार वाले राक्षस दिखाई देने लगे। ये भेड़ियों से बहुत बड़े थे। आश्चर्यजनक रूप से उनके आकार ने उन्हें धीमा नहीं किया और वे भयंकर रूप से गुर्राते हुए मेरी ओर भाग रहे थे। आगे संघनित आग के गोले बिना रुके मेरी ओर से निकल रहे थे। मैं उनके सिर और अंगों पर निशाना साधते हुए लगातार बढ़ती गति के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही टक्कर हुई, एक विस्फोट हुआ और मांस के टुकड़े उड़ गए। आर्कटिक लोमड़ियों को भी भेड़ियों की तरह ही आसानी से नीचे गिरा दिया गया। ये 15वीं मंजिल तक जारी रहा जहां विशाल मस्क ऑक्स दिखाई देने लगे। वे विशाल बाइसन जैसे दिखते थे लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा फर था। मैंने उनके अंगों पर निशाना लगाना बंद कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी मोटी परत उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान कर रही थी और मैंने केवल उनके सिर पर आग के गोले फेंकने पर ध्यान केंद्रित किया। जिस गति से वे मेरी ओर भाग रहे थे, मुझे वास्तव में पीछे हटना पड़ा ताकि जब भी मैं 4 या 5 मस्क ऑक्स के समूह से टकराता तो मैं उनसे टकराने से बच सकूं। उन्हें नीचे गिराने के लिए ज्यादा आग के गोले चाहिए थे और अगर उनमें से बहुत सारे थे तो कम से कम एक कुछ मीटर के भीतर पहुंचने में सक्षम था। इसने मेरे बढ़ते आत्मविश्वास को थोड़ा कम कर दिया, जिससे मुझे धीमा होना पड़ा और अपनी लगातार कास्टिंग बंद करनी पड़ी, जिससे विस्फोटक आवाजें निकलती थी जो राक्षसों को सतर्क कर देती थी जब मैं उनके पास पहुंचता था। जैसे ही मैं दूसरे समूह से मिला, मैंने जितने संभव हो सके उतने फायरबॉल फेंके और अपना ध्यान खोए बिना उन्हें अपने आसपास रखा। इससे पहले कि मैं समूह के पास पहुंचता, मैंने उन पर बमबारी की। बस इसी तरह मैंने 20वीं मंजिल तक आसानी से रास्ता पार कर लिया, जहां नीचे की ओर जाने वाली क्रिस्टल ग्लास की सीढ़ियां थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। मैंने अपने चारों ओर अधिकतम आग के गोले फेंके, इससे पहले कि मैं नियंत्रण खो देता और वे फट जाते, जिनकी संख्या लगभग 10 थी। इससे अधिक होने पर मैं एकाग्रता खो देता और कुछ दूर उड़कर फट जाते। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक विस्तृत गुफा से मिला जिसमें ठंडी हवाएं बह रही थी। बीच में एक बहुत बड़ा जानवर सोया हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, 2 चमकीली आंखें खुली जिससे मुझे झटका लगा। यह पहला राक्षस था जिसने मुझे वास्तव में कुछ हद तक घुटन महसूस कराई, खास तौर पर इसके आकार के कारण।
मैंने बिना समय बर्बाद किए अपने आसपास के आग के गोले को उस विशाल जानवर की ओर भागने का आदेश दिया जो अब अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। धिक्कार है। सभी 10 आग के गोले उसकी ओर दौड़े। कुछ सेकंड बाद मेरे आसपास कुछ और दिखाई दिए। वह जानवर जो एक विशाल ध्रुवीय भालू की तरह लग रहा था, उसने अपने चेहरे के चारों ओर अपनी मोटी भुजाओं को लपेट लिया। जैसे ही आग के गोले आए और एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका। कमरे में धूल भर गई, लेकिन मैंने इंतजार करने और ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि वह अभी भी जीवित है या नहीं, इससे पहले कि मैंने अगले 10 आग के गोले उसी दिशा में फेंके। वूश। मैंने चीखते हुए जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, भालू मरा नहीं था और मेरे करीब कुछ मीटर की दूरी पर आ गया था। उसकी भुजाएं जल गई थी, लेकिन उसके विशाल जबड़े और सफेद दांत खुले हुए थे। मैंने जो आखिरी 10 आग के गोले बेतरतीब ढंग से फेंके थे, उन्होंने मेरी जान बचाई क्योंकि वे जल्दी से भालू के खुले जबड़े पर फट गए और उसका सिर उड़ा दिया। लानत लानत लानत। मैं खुद को शांत करते हुए भारी सांस ले रहा था। यह बहुत करीब था। अगर मैंने एक सेकंड भी इंतजार किया होता, अगर मैं थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी होता तो मेरा सिर काट दिया जाता। धिक्कार है। बिना कुछ जांचे उन आखिरी आग के गोले को फेंकने से मेरी जान बच गई। मैं लड़खड़ा कर नीचे गिरा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया क्योंकि धूल साफ हो गई थी और कमरे में शांति लौट आई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में हुई घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं जल्दबाजी में काम कर रहा था। मेरे पास केवल एक F रैंक कौशल था और मैंने अकेले ही A रैंक वाले डेंगोन पर हमला किया। बेवकूफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे बार बार कैसे डाल सकता हूं अगर यह इस तरह के विशाल बॉस को जल्दी से नहीं गिरा सकता। फायरबॉल की बढ़ी हुई दक्षता के साथ भी यह मेरे लिए आराम से A रैंक वाले बॉस को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने अब तक एकत्रित किए गए किसी भी कोर को अवशोषित नहीं किया क्योंकि मैंने जल्दी से जल्दी एक उच्च स्तरीय कौशल पुस्तक खरीदने के लिए उन सभी को बेचने की योजना बनाई थी। ये भी बेवकूफी है। अगर मैंने कुछ स्ट्रेंथ कोर को अवशोषित किया तो मेरी मांसपेशियां मजबूत होंगी और मैं अधिक मजबूत और तेज हो जाऊंगा। अगर मैंने अधिक विटेलिटी कोर को अवशोषित किया तो मेरी सुरक्षा और स्वास्थ्य और भी बढ़ जाएगा ताकि एक भी हमला मुझे न मार सके। ये विचार आते ही मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले सावधानी से योजना बना लो। मेरी मूल योजना आज इन कालकोठरियों में बार बार गोता लगाने की थी जब तक कि मुझे C रैंक कौशल खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता, लेकिन ये सबसे चतुर विचार नहीं हो सकता है। अगर मुझे आधे मिलियन के करीब धन इकट्ठा करना है तो मुझे फ्रोजन वेस्टलैंड को कम से कम 3 या 4 बार अकेले दोहराना होगा। अकेले एप्स पैराडाइज ने मुझे करीब $60,000 की सामग्री दी थी और मैंने इस कालकोठरी की आखिरी 20 मंजिलों में 100 कोर के साथ यहाँ उस राशि का लगभग 2 गुना कमाया था। एक नई योजना जल्दी से बन गई और मैं ये देखने के लिए खड़ा हो गया कि बॉस ने क्या गिराया है। एक स्किल बुक और कुछ रैंक 1 कोर जो कबूतर के अंडे से थोड़े बड़े थे। मैंने जो स्किल बुक उठाई उसका नाम आर्कटिक आर्मर था। खुशी मेरे चेहरे पर तुरंत आ गई क्योंकि यह उन कौशल श्रेणियों में से एक थी जिसे मैं खरीदने की योजना बना रहा था। इस तरह के कौशल वर्तमान में मेरे लिए बहुत पूरक हैं क्योंकि कुछ कवच कौशल समयबद्ध होते हैं और कुछ तब तक बने रहते हैं जब तक आप ऊर्जा प्रदान करते हैं। टैंक आमतौर पर बॉस के खिलाफ लड़ते समय इस कौशल का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा की एक और परत मिल जाती है। हालांकि अगर टैंक में पर्याप्त फोकस नहीं है तो उसके कवच के लिए ऊर्जा खत्म हो सकती है और उसे जल्दी से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए उसके टीम के सदस्यों को बॉस को मारने के लिए तेजी से काम करना होगा। आर्कटिक कवच तब तक सक्रिय रहेगा जब तक आप कौशल के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने इसे सीखने और इसे जल्दी से सक्रिय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मेरे शरीर पर बर्फ की एक पतली क्रिस्टल परत जल्दी ही बन गई जिससे मुझे ठंडक का एहसास हुआ। गुफा में चलने वाली लगभग सभी ठंडी हवाएं मुझे हवा की तरह लग रही थी। विज्ञापन। वाह, मैं पहले से ही इस नए कौशल से प्यार करता था। हमेशा की तरह मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूं या अपने शरीर से कुछ भी कम कर रहा हूं क्योंकि कौशल सक्रिय रूप से चालू था। जैसे ही मैंने बाकी कोर को इकट्ठा किया और अपने अब भारी बैग में रख दिया, मेरे चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान वापस आ गई। मैं उस हरे क्रिस्टल की ओर मुड़ा जो विशाल भालू की मृत्यु के बाद उभरा था। आर्कटिक कवच को निष्क्रिय कर दिया और क्रिस्टल को छुआ। बाहर रात हो चुकी थी। फ्रोजन वेस्टलैंड मोनोलिथ से निकलने वाली ठंडी हवा कुछ और बढ़ रही थी। मैं वहां मौजूद कुछ लोगों के पास से गुजरा और सड़कों की ओर चला गया जहां बहुत सारी कारें खड़ी थी। कोई जल्दी से मेरे पास आया और मैं कार में बैठ गया। अब मेरी मंजिल आउटर बैंक एक्स शहर के केंद्र में लोकप्रिय हंटर लॉजिंग थी। कई शिकारियों के पास कोई स्थायी निवासी नहीं था क्योंकि वे बहुत घूमते रहते थे, इसलिए शानदार होटल व्यवसाय शुरू किए गए जो विशेष रूप से शिकारियों के लिए थे। अधिकांश लोग वहां दिन के हिसाब से रहने के लिए भुगतान करते थे क्योंकि यह लागत उस लागत के आसपास भी नहीं थी जो अधिकांश शिकारी दिन रात राक्षसों को मारकर कमाते थे। मेरा सिर लगभग कटने से मैं कुछ हद तक जाग गया। हालांकि मुझे लगा कि जब मैं सब कुछ योजना बना रहा था तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से सोच रहा था। मैं अब इसे दिन के लिए समाप्त करने वाला था। मैं उन कोर को छांटूंगा जो गिर गए हैं और देखूंगा कि मैं उन्हें बेचकर कितना पैसा कमा सकता हूं और मुझे कितने खुद को अवशोषित करना चाहिए। हम जल्दी से प्रिस्टीन रेजिडेंसी नामक शिकारी आवास पर पहुंच गए। मैंने किराया चुकाया और होटल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। मैं किसी और दिन अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस जाकर अपना कीमती सामान ले लूंगा, अभी मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए था। प्रिस्टीन रेजिडेंसी एक आलीशान जगह थी जिसके चारों ओर जगमगाती रोशनी थी। शिकारियों के लिए आवास होने के कारण यहाँ शिकारियों के लिए कई सेवाएं उपलब्ध थीं। विशेष रूप से पकाए गए राक्षस मांस के साथ शानदार भोजन के अलावा छोटी दुकानें भी यहाँ थीं जो कौशल पुस्तकें, आइटम और कोर बेचती और खरीदती थीं। हालांकि वे जागृत केंद्रों की दुकानों जितनी व्यापक नहीं थीं। जागृत केंद्रों पर अपनी वस्तुओं को बेचने से आपको आमतौर पर अधिक लाभ मिलेगा और आप वहां दुर्लभ कौशल पा सकेंगे। प्रिस्टाइन रेजिडेंसी जैसी जगहें अधिक व्यावसायिक थीं, जबकि जागृत केंद्र सरकार के अधीन थे और सरकार ने राक्षसों से मिलने वाली सभी वस्तुओं को थोक में खरीदना कभी बंद नहीं किया। मैं रिसेप्शन एरिया में गया जहां एक पागलों की तरह सजी धजी महिला सबसे प्यारी मुस्कान बिखेर रही थी और उसने मेरा हंटर लाइसेंस पेश किया। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं गई क्योंकि उसने जल्दी से मेरे लिए एक कमरा तैयार किया और मुझे चाबी कार्ड दिया। मैंने विशाल इमारत में किसी भी दुकान की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे कमरे में चला गया जो 10वीं मंजिल पर था।
मैं अभी बस इतना करना चाहता था कि एक नर्म बिस्तर पर लेट जाऊं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।